आज हम करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस। ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, कल तक के सारे क्वेश्चन कर लिए आपने? हुए या नहीं हुए? कल मैंने जो 5 क्वेश्चन आपको दिए थे कि आपको करना है, वो करे कि नहीं करे? कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम्म, चले किए। 10:30 हो गए। आज करूंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कर लो, लेकिन करना जरूरी है। चल, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होते हैं। ई के पास दो बाइक है। उसने एग्री किया कि सेल करेगा दोनों बाइक्स किसको? एस को, एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय क्यू। अब देखो, पी किसको बेच रहा है? एस को। और प्राइस कौन फिक्स करेगा? क्यू। तो बट नेचुरल है, यहां पर कौन सी सेक्शन लग जाएगी? जल्दी बताओ। विच सेक्शन इज एप्लीकेबल हियर इन द प्राइस? सेक्शन 9 लगेगी क्या, कि 10 लगेगी, कि 9 और 10 दोनों लगेंगी? सर, यहाँ सीधी सीधी सी लगेगी 10, क्योंकि प्राइस कौन फिक्स कर रहा है? तीसरी पार्टी। बेवकूफी बिल्कुल नहीं होना कि हम लगा रहे हैं सेक्शन 9। एग्जैक्टली। तो Q refers to fix the price. As such, P asked, he gives delivery of one bike immediately. और उसने एक बाइक की डिलीवरी दे दी immediately. Q refuses to fix the price. Q ने प्राइस लिखने मना कर दिया. P asks S to return the bike already delivered, while S claims the delivery of the second bike to come in 4 months. पढ़ने में निकल गए 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 यानी 6 मिनट। 6 मिनट में से 2 मिनट तो अपने निकल गए किसमें? पढ़ने में। अब बचे हैं कितने मिनट? 4 मिनट, जिसके अंदर इसका आंसर अपने को लिखना होगा, है ना? तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे? पहले तो कंक्लूड कर लें। क्या कंक्लूजन में अपन क्या क्या देंगे? अपन अपनी एक पेंसिल उठाएं और कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज पे जाकर पहले ये लिखना चालू करें कि अपन क्या लिखेंगे। तो पहले तो अपन लिखेंगे सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 में भी ये लिखेंगे कि थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स करना है, और अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं करती है तो कौन एग्रीमेंट वॉइड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन बायर जिसे रिसीव हो गया है और अप्रोप्रिएट हो गए गुड्स, उसे रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ इवेंचुअली। जो बाइक ऑलरेडी टेकन है वो देनी पड़ेगी, है ना? तो 2 पॉइंट अपने को लिखना है और उसके बाद कोरिलेशन करना है और फिर कंक्लूड करना है। ये रूपरेखा होती है एक आंसर की। इस तरीके से अगर आप कॉपी के पीछे रूपरेखा बना लेते हैं, इस बात के चांसेस कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ देंगे कम हो जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21। 1 मिनट। अब सब लोग अलार्म क्लॉक ऑन करें, मतलब टाइमर ऑन करें, और देखें कि मैं कितनी देर में कंप्लीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, देयर मे बी एन एग्रीमेंट, देयर मे बी a clause in
contract of sale that price will be fixed by a third party. If price is not fixed by third party, या अपन ऐसा लिखने के बजाय लिखें if if third party refuses to fix price. The agreement becomes void. एग्रीमेंट ही क्या होगा, void हो जाएगा. यहां पर भी अपन ने बेवकूफी कर दी, यहां पर भी लिखना था एग्रीमेंट टू सेल. हाँ, द एग्रीमेंट बिकम्स void. ये बात होगी. इफ या सीधे लिखें however, if in above agreement buyer has received and appropriated with goods, must pay reasonable price for the goods and contract. An agreement to sell will be valid contract. अब वो केस. नाम क्या क्या थे, पी ने किसको बेची थी, एस को. He has entered in agreement to sell two bikes, price of which was agreed to be fixed by price of which was agreed to be fixed by Q. Q refuses, but meanwhile, P has delivered one bike. Hence, the agreement for undelivered bike becomes void, but for delivered bikes, contract is valid and S has to pay reasonable price. Stop. कितना टाइम लगा, कितनी लेंथ दिखी, 4 मिनट 39 सेकंड. ये 39 सेकंड ज्यादा क्यों लगे, क्योंकि काटा पीटी की, क्योंकि वर्ड्स गलत लिखे, गलत वर्ड्स को सही भी किया.
ऐसा थोड़ी है कि मैं गलतियां नहीं करूंगा, गलतियां मैं भी करूंगा, गलतियां आपसे भी होंगी, लेकिन कूल माइंड से अपने को उन गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एवरीवन, अब देखो, इस आंसर में होने वाली बेवकूफियां, एक तो मैंने ही की थी। सेक्शन 10 में जाके देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्ड यूज हुआ है कि एग्रीमेंट टू सेल वर्ड यूज हुआ है ना? तो एक बेवकूफी तो मैंने ही कर दी थी जिसको मैंने खुद सुधारा। दूसरी बेवकूफी आप कर सकते हो कि यहाँ लिख दो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तीसरी गलती यहां कर दो कि वैलिड एग्रीमेंट। ये तीन गलतियां हुई और आपके नंबर कटे। एक बच्चा मेरे पास कंटिन्यूअसली आंसर चेक करवाने आता है, उसको मैं हमेशा बोलता हूँ, बेटा लैंग्वेज लॉ की लिखो। तो लॉ की लैंग्वेज मतलब क्या? पूरी लैंग्वेज लॉ की नहीं मांग रहा हूं मैं, मुझे ये तो चाहिए ना जिसपे नंबर देगा वो। क्या आपको मेरी तीन चीजें समझ में आई जो मैंने आपको बोली? फिर अपन अगर मान लो एग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। इसलिए आपको सुबह 6:30 बजे परेशान किया जा रहा है। कुछ नया नहीं पढ़ाया जा रहा है, कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है, सिर्फ पॉलिशिंग की जा रही है। आप बताओ, मैं आपको कोई नई चीज पढ़ा रहा हूँ या कोई अधूरा मैंने जो नहीं पढ़ाया वो अब यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ? नहीं, हमने जो किया है हम उसे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन तो अपन पहले भी कर चुके हैं। कौन से पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो जब अपन ने ट्राई की थी तब भी हो चुका है, आप लोगों ने कर लिया था एग्जाम्पल में। पर अब हम यहाँ सीख रहे हैं कि यार ये बेवकूफियां नहीं करनी अपने। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil, warranted only equal to the sample. The goods tendered were equal to sample, but contained a mixture of hemp oil along with sunflower oil. क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग चलना चालू हो जाता है कि भैया पहले तो मैं लिखूंगा implied condition as to sample, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसमें एक चीज और बोली गई है। Oil described as refined sunflower oil, warranted only to equal to sample। मतलब डिस्क्रिप्शन ये है कि सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल दोगे और क्वालिटी वो दोगे जो सैंपल में है। तो ये बताओ कि ये खाली सैंपल है कि सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन? ये सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो अब पहली बात, सेक्शन याद आई।
17 है क्या? सेक्शन कौन सी मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। विच सेक्शन वॉज इट? कौन सी सेक्शन है वो? जल्दी बताया जाए। ये तो बता ही नहीं रहे। बताए बताए बताए। अरे वाह, कौन है 15? बेटा 15 डिस्क्रिप्शन है और 17 है सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। समझ में आई? 15 और 17 में अंतर करना सीखो बेटा। 15 सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात करती है और सैंपल की भी बात करती है, और 17 किसकी बात करती है? व्हाट इज अबाउट 17? wherever the goods are brought by sample, जब भी आप सैंपल पर गुड्स लेकर के आते हो तो सेक्शन 17 आपको क्या कहती है? तो आज का हमारा मुद्दा कि हमारे बच्चों के बीच में हुई लड़ाई 15 और 17 दोनों में से कौन सी लगेगी? यश का कहना है मॉड्यूल में 15 दिया है, कृष्णा का कहना है 17 लगेगी, प्रेक्षा का कहना है 15 लगेगी, अरुणा का कहना है 15 लगेगी, राशि का कहना है 17 लगेगी। तो आज परमानेंटली इसको खत्म कर दिया जाए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे जाओ, उसके अंदर सेक्शन 15 पे जाओ, और 15 चालू होती है सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, where there is a contract for sale of goods. हाँ, where there is a contract for sale of goods by description, there is an implied condition that goods shall correspond with the description. And if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that bulk of the goods correspond with the sample if goods do not also correspond with the description. यानी 15 में ही डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो फिर 17 में क्या दिया? सर 17 में दिया है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल वेल देयर इज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और implied to that effect. In case of contract of sale by sample, there is an implied condition that bulk shall correspond with the sample in quality, that buyer shall have a reasonable opportunity of computing the bulk with sample. C, that the goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of sample. दोनों में बात की है। कुछ लोग कह रहे हैं 15, कुछ लोग कह रहे हैं 17। 17 में क्या बोला गया है? bulk shall correspond with the sample. Buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with sample, and goods shall be free from any defect. ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब किया गया सनफ्लावर ऑयल और डिस्क्राइब की गई क्वालिटी एज गिवन इन सैंपल, यानी ये सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन तो है, यानी इस पर सेक्शन 15 लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। ये कहने के लिए कि if the sample is by sample as well as description, it is not sufficient that bulk of the goods correspond with the sample if goods do not also correspond with the description. ये तो लगना ही लगना है। जब तुमने कहा था कि क्वालिटी ये है और ऑयल ये है, तो खाली क्वालिटी से काम नहीं चलेगा, ऑयल वही चाहिएगा। तुमने ऑयल में क्या मिला दिया?
हेम्प ऑयल भी मिला दिया तो वो सनफ्लावर ऑयल तो रहा नहीं, सनफ्लावर ऑयल में हेम्प ऑयल मिल गया, है ना। और 17 भी लगेगी, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, बल्क शेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। क्वालिटी में भी गड़बड़ है, अरे डिस्क्रिप्शन में तो गड़बड़ है ही है, क्वालिटी भी तो दो मिक्स जा रही है ना। तो दोनों लगेंगे, है ना, किसी भी एक सेक्शन पर स्टिक होके मत रहे। भाई आपको लगा था 15 लगा लूं, फिर आपको लगा 17 लगा लूं, कोई बात नहीं। आपको और 15 और 17 दोनों मालूम है तो आप लगाओ ना दोनों। 15 और 17 में अंतर क्या है? 17 तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जब सैंपल का परफॉर्मेंस करने बंदा आएगा तो सैंपल वही होना चाहिए, बल्क वही होना चाहिए जो सैंपल में था। दूसरा, मुझे अपॉर्चुनिटी दो कि मैं कंपेयर कर लूं सैंपल को बल्क से। और तीसरा, अगर तुमने गुड्स में डिफेक्ट डाल दिया जो अपेरेंटली मैं एग्जामिन नहीं कर सकता था, तो मैं वापस कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन भी लगेगा ना। क्या मैं ऑयल को देख के बता सकता हूँ कि इसमें हेम्प ऑयल भी मिला हुआ है और इसमें सनफ्लावर ऑयल भी मिला हुआ है? नहीं। अपेरेंटली बता सकता हूँ? नहीं। इसलिए भले ही मॉड्यूल में क्या दिया हो सेक्शन 15, पर इसमें अपने को फ्लेवर डालना पड़ेगा सेक्शन 17 का भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या बोला मैंने? 15 भी लिखेंगे और 17 भी लिखेंगे, लेकिन अब ये दोनों सेक्शन कैसे लिखें जब एग्जाम में आ जाए तो। इसीलिए तो मेरे मालिक सुबह 6:30 बजे आपको बुलाया जा रहा है, 7 बजे सॉरी। आओ लिखते हैं। तो 2 मिनट तो गए, अब मेरे पास कितने बचे हैं? 4 मिनट। और उन 4 मिनट में मुझे पूरा आंसर लिखना है विद सेक्शन 15 एंड 17। आइए लिखते हैं। क्वेश्चन 22, according to section 15 of the Sale of Goods Act 1930, if goods are sold by sample as well as description, goods in bulk should always correspond to quality of sample as well as description of goods. Further, section 17 explains that contract can be repudiated if bulk do not correspond with quality of sample, and apparently on verification of sample one cannot identify the defects. Hence, in given case, bulk of oil supplied is neither matches with refined sunflower oil
nor matches with quality as given in sample, and bulk has mix of hemp oil or draft can be repudiated due to breach of condition. कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया जा सकता है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कंडीशंस। बच्चों कुछ समझ में आया मैंने कैसे लिखा? जब दो सेक्शंस डील करनी हो तो आप इतनी क्लैरिटी से कर सकते हैं। एवरीवन, बेटा सिर्फ वो लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप सेक्शन 17 डाल के आ जाओगे तो क्या होगा? पीछे वाले बच्चे के 2 नंबर अपन कटवा सकते हैं ना? पर पीछे बैठे हुए बच्चे के 2 नंबर नहीं कटवा सकते क्या? बताओ। तो कटवाओ ना। अरे क्यों लिखा है बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉपी जांच रहा है आपकी, है ना? ये बता दूं मैं। जो बैठा है ना कॉपी जांचने, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उसको जब दिखेगा, ओ हो, 12वीं क्लास का बच्चा ये लिख रहा है, अरे वाह! पीछे वाले, तूने वैसा नहीं लिखा यार जैसा आगे वाले ने लिखा था, तेरे 1 नंबर कम करूंगा, क्योंकि इसको तो मैं 4 में से 4 दे चुका। कब पीछे वाले को 4 में से 4 नहीं दूंगा, तो पीछे जितनी कॉपियां हैं सबके 3.5 हो जाएंगे। इसको कहते हैं मार काट बचा। और साला एग्जाम दी तो क्या दी, मार काट बचा के देना चाहिए ना एग्जाम। समझ में आई? समाजवाद थोड़ी है ये। अपनी देखो। चले आगे, प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं। तीसरा, कितने मिनट लगे थे भैया इसमें? स्टॉप क्लॉक बंद करी कि नहीं मेरी? 3 मिनट 25 सेकंड में निपटा दिया। चलो उधर के 39 सेकंड जो है ज्यादा लिए थे वो इधर अपन ने कहा, ऐसा हो जाए, टेंशन मत लो। लेकिन घड़ी हमेशा चालू रखना जब एग्जाम दो, मतलब घड़ी सामने होना चाहिए। एंड डिजिटल वॉचेस आर नॉट अलाउड इनसाइड। हाँ, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड इनसाइड। कांटे वाली घड़ी लेके जाना, नहीं तो पता चला वहां स्मार्ट वॉच उतरवा दी, तुम्हारी बैग में रखी रह गई स्मार्ट वॉच और तुम यहाँ पे नॉन स्मार्ट आदमी घूम रहे हो। चले आगे। अरे बावले आदमी, लिख दिया ना आंसर, तो फिर सेक्शन 15 लिखेंगे काय को पूछ रहा है? लिख तो दिया, पूरा आंसर लिख दिया तेरे को, अभी तेरे को इस पे शंका है तो मत, तेरा कर ले। बताओ, मतलब इतना लिखने के बाद भी आदमी लिख रहा है कि मैंने अगर सेक्शन 15 लिखी तो मेरे कटेंगे क्या? जिसने लिखी है उसको 4 में से 4 मिलेंगे, और जिसने नहीं लिखी उसके आगे पीछे वालों को 3.5 लिखेंगे। तो तुलसी, तेरे आगे अगर कोई बैठ के लिख गया तो तेरे को 3.5 मिलेंगे, उसके बाद तू सिर्फ सेक्शन 15 लिख, मेरे को कोई दिक्कत नहीं।
चले आगे। आगे चल। आदमी को परेशानी ये है कि तुमने मॉड्यूल से अलग क्यों लिखा ना। राम ने ऑर्डर किए मोटर हॉर्न फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न्स एंड द हॉर्न्स सप्लाइड आर स्क्रैच्ड एंड डैमेज्ड ओइंग टू बैड पैकिंग। मेरे पास आए तो स्क्रैच्ड आए और डैमेज्ड आए। क्या बोलूं इसको। मर्केंटेबल क्वालिटी के ही नहीं, है ना। अब मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है, इसको आप लिखोगे कैसे। मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी मतलब, मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब मार्केट में बेचे जाने योग्य। अब अगर स्क्रैच्ड और डैमेज गुड्स आपने भेजे, भाई किसी भी कारण से भेजे हो, ये बेचे जाने लायक स्थिति के गुड्स नहीं है जो आपने भेजे, इसलिए यहां मर्केंटेबिलिटी का सीधा सीधा सा आंसर आएगा। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये दे दिया इन्होंने 4 नंबर का और इसमें मेरे को लिखना तो बहुत कम है। तो अब इसकी भी ट्रेनिंग ले लो कि अगर एक क्वेश्चन जिसकी औकात 4 नंबर की नहीं है, वो 4 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखो। देखो, छोटी सी बात बड़ा कैसे करते हैं। देखो मैं कहां से चालू कर रहा हूं, है ना। कहानी, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्टॉप क्लॉक चालू कर लेना। गुड्स आर सोल्ड अंडर implied under certain implied conditions. One of the implied conditions described in section 16 is that goods must be of mercantile nature. Mercantile here means by ordinary prudence, one can, by ordinary prudence, one can say the goods must be fit for use, that is general use. If they are not fit for general use, special use तो बोल ही नहीं रहे, there is breach of condition of mercantility. In the given case, horns supplied are damaged
and scratched, which clearly shows that those horns are not fit for general purpose. Hence, there is breach of condition of mercantility under section 16, and contract can be repudiated. Stop. कितना टाइम लगा? हम्म मे बी रेपुडिएटेड लिखना है बेटा अरुणा, क्योंकि वो रेपुडिएट करता है कि नहीं करता है ये उसके ऊपर है, अपने ऊपर थोड़ी। 3 मिनट 30 सेकंड। बढ़िया। अपने पास सरप्लस में बच गए पैसे। समय, समय ही पैसा है। सरप्लस में बच गया। आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं 24वें क्वेश्चन। एक्स ने एक लैपटॉप बाय किया वाई से। परचेज करने के बाद एक्स ने कुछ मनी भी स्पेंड की उसके रिपेयर पे, और यूज किया इसको कुछ समय के लिए। Unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Determine rights of buyer under Sale of Goods Act. समझ में आया? ओ भाई साहब, कुछ समझ में आया? क्या लगेगा यहाँ? क्या लगना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? इसलिए कि जैसे ही बच्चे ने देखा कि अरे ये तो चोरी का था, उसने कहा चलो लगा देते हैं सेक्शन 14, कंडीशन हैज टू टाइटल। फिर उसको लगा कि यार वो तो बिक गया था और वो यूज कर रहा था, और उसने उसके अंदर रिपेयरिंग भी करवा ली थी और यूज भी कर लिया कुछ समय। और जब वो यूज कर रहा था उसके बीच में उसको किसी ने आके बोला कि भैया ये तो हमारा है। तो ये अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन या क्वाइट पोजीशन की वारंटी भी गड़बड़ा रही है।
क्योंकि हमने इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ इम्प्लाइड वारंटी भी पड़ी हुई है कि इफ द बायर हैविंग गॉट possession of goods is later disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. लेकिन उससे पहले अपन ने पढ़ा टाइटल कि अगर टाइटल ऑफ द गुड्स हो तो ब्रीच ऑफ कंडीशन। अच्छा, ब्रीच ऑफ कंडीशन का इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों? अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन लिखते हैं तो इम्पैक्ट क्या होता है? लैपटॉप वापस, पैसे वापस। हाँ आशु, तेरे कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं भैया, तो टेंशन ले रहे हैं, मेरे को सबके कमेंट्स मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट सीधी सी बात कि बेटा सबको इम्प्लाइड कंडीशन दिख रही है तो इम्प्लाइड कंडीशन लिख दूं सबको। अच्छा, इम्प्लाइड कंडीशन का जो आपने लिखा उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? पैसा वापस, लैपटॉप वापस। व्हाट अबाउट माय रिपेयर्स? लैपटॉप वापस ले लो, मेरे को कोई दिक्कत, बट वेयर इज माय मनी विच आई हैव स्पेंट फॉर रिपेयर्स? वो भी तो चाहिए, डैमेजेस चाहिए। लैपटॉप वापस ले जाओ, मेरी प्राइस भी दे दो, और साथ में मुझे जो डैमेजेस हुए वो भी दो। और सुनो, अगर ऐसे में मेरा कोई और लैपटॉप लेने का मूड होता और अब मैं वो लेने जाऊंगा और वो महंगा मिला ना, तो वो भी डैमेजेस दूंगा मैं आपसे। अब आप मुझे बताओ कि लैपटॉप वापस, पैसे वापस के लिए तो लग जाएगी इम्प्लाइड कंडीशन, लेकिन रिपेयर में किए गए खर्चा और जो डैमेजेस हुआ है उसके लिए लगेगी इम्प्लाइड वारंटी। तो ये क्वेश्चन इम्प्लाइड वारंटी का भी है और इम्प्लाइड कंडीशन का भी है। और एक बात आपको बताऊं, हमने दोनों को अलग अलग करके पढ़ा है, लेकिन अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सेक्शन 14 में जाओगे मेरे बच्चे, तो आपको क्या पता पड़ेगा? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, unless the circumstances of contract are such as to show a different intention, there is an implied condition on part of the seller that in case of sale he has right to sell the goods, and that in case of agreement to sell he will have right to sell the goods. An implied warranty that buyer shall have enjoyed the quiet possession of the goods. An implied warranty that goods shall free from any charge or encumbrance. तो वो तो बात की बात है। अब जब वारंटी की बात आती है तो आपको मालूम है अपने को सिर्फ क्या मिलते हैं? डैमेजेस। और कंडीशन की बात आती है तो अपने को क्या मिलता है? रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहां दिया ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब इस तरीके के ब्लेंडेड क्वेश्चन आ जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। आइए, इस तरीके का ब्लेंडेड क्वेश्चन अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन 24 लिखेंगे। according to provisions, according to, स्टार्ट कर लेना भैया, सेक्शन 14 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द सेलर, there is an implied condition that seller who is selling the goods have valid right to sell the goods in contract of sale and will surely get rights in case of agreement to sell.
ठीक है। दूसरी बात, एन फर्दर, there is an implied warranty for an undisturbed or quiet position in the given case। किसने लैपटॉप लिया? पीटर। while using a purchased laptop and after incurring certain expense on it, later on deprived from using the laptop due to defective title. Hence, Peter can repudiate the contract and claim full price he paid. Further, he can claim damages on repairs, damages related to repairs charges paid by him, along with any other damages. Stop. हम्म 3 मिनट 43 सेकंड के अंदर ये खत्म। कोई 4 मिनट से ज्यादा जाएगा ही नहीं। अगर आप बहकोगे नहीं, क्रिस्पी लिखो ना यार। किसने कहा कि पूरी सेक्शन पहले लिखो और फिर आंसर लिखो? राइट इट क्रिस्पी। अरे मेरे बच्चों, कुछ समझ में आया? आगे बढ़ूं क्या? बेटा दोनों पीडीएफ अपलोड करूंगा। ये पूरा तो हो जाए पीडीएफ, फिर करता हूँ ना अपलोड। कल के भी इसी में है, आज के भी इसी में है। चलो आगे बढ़े। आज मैं अपलोड कर दूंगा दोनों पीडीएफ। बढ़ू आगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26। M places an order for book with a bookseller in Mumbai. He asked him to send the book by courier. Payment of the books was to be made by check. Seller sent the book by courier. The book is lost in the way.
Who will bear the loss and why? बताओ बेटा, कौन लॉस बियर करेगा और क्यों लॉस बियर करेगा? पहले तो मुझे चैट बॉक्स पे बताओ कि आपको क्या समझ में आया इसमें। आए हैं तुम्हारे आंसर तो आ ही नहीं रहे। सेक्शन कौन सी लेंगे? पहली बात ये बताओ, ये गुड्स कौन से थे? स्पेसिफिक थे कि अनसर्टेन थे? स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स भी कह सकते, किताबों में से किताब निकाल ली। अच्छा। और उसने बोला कुरियर के थ्रू भेज दो, और उसने कुरियर के थ्रू भेज दी और बोला कि पेमेंट वाज टू ऑफ बुक टू बी मेड बाय चेक। क्या ऐसा लिखा था कि कुरियर वाले को पेमेंट करना है? क्या कुरियर वाले को ये आदेश था कि जब तक वो पेमेंट ना दे तब तक तुम डिलीवरी मत देना? नहीं था। मतलब इज देयर एनी राइट ऑफ रिजर्वेशन ओवर द डिलीवरी? नो। इट मीन्स देयर वाज अ क्लियर इंटेंशन ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी? यस। So when there is a clear intention of selling the property, when the goods will be delivered, when the property in goods will be transferred, इसमें लिखना पड़ेगा कि ये एक अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, एंड एम हैज नो राइट और रिजर्विंग द disposal, and whenever the goods have been unconditionally appropriated, the property in goods transferred to the buyer immediately. Whenever there is transfer of property in goods, तो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट होते ही, उसकी सूचना बायर को देते ही गुड्स क्या हो जाते हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो जाती है, ट्रांसफर। कैसे लिखेंगे इसको? सेक्शन 23 आएगी भाई। देयर विल बी section 23 according to provisions of section 23 of the Sale of Goods Act. Property in goods of unascertained goods is transferred when goods are ascertained by buyer with the permission of seller, or by seller to buyer, or by seller with the permission of buyer.
and goods have been unconditionally appropriated. And goods have been unconditionally appropriated for performance of sale. And buyer has knowledge of same. In the given question, book has been ascertained by seller, delivered to courier, delivered to buyer without any right of without without reserving any right on disposal, without reserving any right of disposal. Hence, it is treated as unconditionally appropriated. Here we can conclude that as the property in goods has been transferred to buyer, buyer is responsible for such loss. Stop. हो गए 4 मिनट. बेटा उसके पास कई किताबें हैं, उन किताबों में से डिजायर्ड किताब छांट के उसने दे दी. अपन ये क्यों माने कि उसके पास एक ही किताब थी और वो एक ही किताब बेच रहा है. अगर मान लो ये किताब की जगह एक कार होती और उसकी खुद की कार होती, तो यहाँ पे अपन ये नहीं लगाते. फिर यहाँ पे क्या लगाते? स्पेसिफिक गुड्स. कॉन्ट्रैक्ट होते प्रॉपर्टी गुड्स ट्रांसफर. कुछ समझ में आया प्रेक्षा? चलें आगे. तुलसी समझ में आया बेटा? आगे बढ़े. चलो. ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप गुड्स खरीदते हो ना बेटा, तो वहां पर एक कंडीशन और लगती है कि जब गुड्स को हमने देखा हुआ ना होना, तो हम पहले उसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ही हम उसे एक्सेप्ट करेंगे. और जो ऑनलाइन गुड्स होते हैं ना, वो CIF बेसिस पे बेचे जाते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तीनों मिला के. चलिए. 25वां क्वेश्चन रह गया क्या? 26वां कर दिया अपन ने? हाँ, 25वां रह गया ना. अपन ने वहां पीटर लिख दिया क्या आंसर में? उसको एक्स कर लेना यार, पीटर दूसरा था. इसको एक्स कर लेना. वो दोनों लैपटॉप के थे इसलिए कंफ्यूज हो गए. और 25वां भी कर.
Peter buys a laptop from electronic store and asks for home delivery. The shopkeeper agrees to it. मतलब CIF basis पे हो गया. However, laptop does not have Windows operating system installed. Shopkeeper promises to install it and call Peter before making delivery. Meanwhile, laptop is stolen from shop. Who is going to bear the loss for the sale of goods? देखो सर बहुत स्पेसिफिक गुड्स हैं ये तो. या हम बात करें कि ऐसे केसेस में when we are talking about गुड्स, तो जब भी आप गुड्स की बात कर रहे हो यहां पर पीटर के साथ, तो आप मुझे बताओ कि पीटर का क्या करें. पीटर ने जो गुड्स दिए हैं, पीटर ने जो खरीदा है आपका लैपटॉप, वो लैपटॉप बहुत ही स्पेसिफिक है कि असरटेन. क्या बोलोगे? स्पेसिफिक गुड्स. ये लैपटॉप मैंने पसंद कर लिया, मुझे दे दो. तो स्पेसिफिक गुड्स. जब भी स्पेसिफिक गुड्स रेडी टू डिलीवरेबल स्टेज होते हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स उसी समय ट्रांसफर हो जाती है जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. लेकिन साथ में एक बात ये भी बोली गई थी कि अगर स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर कोई काम करना बाकी है, तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता और उसकी सूचना बायर को नहीं मिल जाती, तब तक प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी. क्योंकि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा और जब वो लैपटॉप रेडी टू डिलीवर होगा, तभी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी, अन्यथा नहीं होगी. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसको मैंने लिखवा रहा. सिंपल है. सेक्शन 21 लगेगी, सेक्शन 21 के साथ सेक्शन 22 भी लगेगी. तो यहाँ दोनों सेक्शन लगेंगे, 21 और सेक्शन 22. 21 में क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट होते ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन 22 में उसका एक्सेप्शन दिया. और अगर यहाँ प्राइस डिटरमाइन करने की बात होती तो फिर 21 और 23 दोनों लगती. अरे समझ में आया. आगे बढ़े, आगे बढ़े. अच्छा, 27. A furniture was delivered to B under an agreement that price is to be paid in installment. Furniture to become property of B on payment of second installment only. ठीक है. तो अब क्या करें? B sold furniture before the second installment was paid and सामने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया. तो क्या ये सेल बाय नॉन ओनर का क्वेश्चन? क्या ये सेल बाय नॉन ओनर का क्वेश्चन लगता है? और सेल बाय नॉन ओनर में हमने क्या देखा? एक पॉइंट पढ़ा था सेल बाय नॉन ओनर में. अगर एक बायर सेल कर देता है आफ्टर obtaining possession and before property and goods have been transferred, where the buyer with the consent of the seller obtain the possession of goods before the property in goods has been transferred to him, he may sell, pledge or otherwise dispose the goods to third person. And if that third person in absolute good faith takes the delivery without the notice of such, the valid property in goods has been transferred. ये सेल बाय नॉन ऑनर के अंदर आता है.
लेकिन अगर यही चीज हायर परचेस एग्रीमेंट में होती, देन ही विल नॉट गेट द डिलीवरी। अरे भाई, अगर यही चीज हायर परचेस के अंदर होती तो ही मे नॉट गेट द डिलीवरी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन को 27 में यही डाल सकता है कि अगर हायर परचेस पे लिया गया तो क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन 27 समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। मैंने आपसे कहा हायर परचेस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब तक लास्ट से इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर ही नहीं होगी, और जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर ही नहीं होगी तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेस राइट। लेकिन यहाँ पर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ आपने क्या किया है? यहाँ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने सिर्फ क्या किया है? यू हैव जस्ट डन व्हाट? उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने सिर्फ ये लिखा है कि हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। अब बात आती है कि अगर मान लो, अच्छा एक काम करो, आप अपने मॉड्यूल में जाओ, एग्जाम्पल के अंदर दिया होगा, लेट मी चेक। हाँ, पेज नंबर 3.57 पे जाओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 3.57 तीसरे चैप्टर में, और वहां जाकर एग्जाम्पल 18 और 19 दोनों देखो। 18 तो मैंने अभी आपको करवा दिया, अब एक 19 भी है। ए ने एक कार ली बी से ऑन द कंडीशन दैट ए वुड पे अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 एज अ हायर चार्जेस with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installment. After the payment of few installment, A sold car to C. B can recover the car from C since A had neither bought the car nor had agreed to buy the car. दोनों में अंतर समझो। ऊपर वाले में तो क्या है कि मैंने आपको फर्नीचर डिलीवर कर दिया है एग्रीमेंट में कि प्राइस टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रॉपर्टी गुड्स ट्रांसफर होगी, खाली पेमेंट ही आना बाकी है। अब आप मेरे डेटर हो और क्या। तो अब प्रॉपर्टी तो बी की हो ही गई, ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, और बी ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर उसके पहले ही बेच दी, और सामने वाले ने अगर गुड फेथ में खरीद लिए तो चलेगा। लेकिन ए ने बी को कार बेची, मंथली इंस्टॉलमेंट किराए पे दी, हायर की है। ए टू का कार फ्रॉम बी फॉर दिस कंडीशन दैट ए वुड पे मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 एज हायर चार्जेस, किराए पे ली। और अगर तेरे को खरीदना हो तो तू 1 लाख में खरीद लेना। तो किराए पे ली गई कार को बेच दोगे तो काम नहीं चलेगा बाप, ये ध्यान रखना। किराए पे ली गई कार को नहीं बेचा जा सकता। खरीदी गई कार को आप बेच सकते हो, मैंने वो माना, लेकिन किराए पे ली गई कार को आप नहीं बेच सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? एक आदमी ने दूसरे आदमी से कार किराए पे ली और उसका 5,000 रुपये महीना किराया दे रहा है, उसको ये ऑप्शन है कि 1 लाख रुपए देके कभी भी कार खुद की हो सकती है। तो क्या प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हुई? नहीं। क्या प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होने का कोई इंटेंशन भी था? नहीं। जब तक 1 लाख रुपए नहीं देगा तब तक तेरी कार होगी नहीं। अब तूने उसमें बीच में बेच दी तो भले ही एब्सोल्यूट गुड फेथ में कोई ले ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कार बेची और 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आना था, और आखिरी इंस्टॉलमेंट आते ही प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जानी थी, और तूने दूसरी इंस्टॉलमेंट आने के पहले ही किसी को बेच दी और उसने एब्सोल्यूट गुड फेथ में खरीद ली, तो वो वैलिड ट्रांसफर होगा। तीसरी बात, अगर हायर परचेज में खरीदी है तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? हायर परचेज का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 19 हायर परचेज का, एग्जाम्पल 18 इंस्टॉलमेंट का। अरे कुछ समझ में आया? एग्जाम्पल 18
सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, मतलब सेल का है, और एग्जाम्पल 19 हायर परचेज का है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। A ने एंटर किया into contract to sell cartons in possession of a war fringer to B and agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceed recovered from his customer. Now B sold goods to C and C duly paid to B. But anyhow B failed to make the payment to A. A wanted to exercise his right of lien and ordered the war fringer not to make delivery to C. A ए ने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कार्टन सेल करेगा जो वार फ्रिंजर के पोजीशन में है, और किसको सेल करेगा? बी को। और बी को एग्री भी कर दिया कि तू प्राइस कैसे पे करना, तू है ना जो गुड्स लेके जा रहा है ना उनको बेचना, और बेचने के बाद जो प्रोसीड्स आए ना उससे मेरे को पेमेंट करना। बी ने वो गुड्स किसको बेच दिए? सी को, और सी ने बी को कर दिया पेमेंट, लेकिन बी ने ए को पेमेंट नहीं किया। अब ए कह रहा है कि मैं तो है ना गुड्स पे क्या करना चाहता हूँ, लीन रखना चाहता हूँ। भाई तूने खुद उसको परमिशन दी है कि तू सब सेल कर दे। अगर आपने किसी को सब सेल करने की परमिशन दी है तो यू हैव लॉस्ट द लीन। याद आया? तुमने अगर किसी को सब सेल करने की परमिशन दी है तो फिर तुम लीन एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ठीक है? चलो, और एक के पोजीशन में भी गुड्स नहीं है तो भी नहीं कर सकते, दोनों बातें लिखा। अगली बात, पी ने एक कार सेल की ऑक्शन से। इट वॉज नॉक डाउन टू क्यू who was only allowed to take away on giving the check for the price and signing an agreement that ownership should not pass until the check was cleared. In meanwhile, till the check is cleared, Q sold the car to R. सर, ऑप्शन में प्राइस आए या ना आए, फॉल ऑफ हैमर पे ही प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाती है। आप कैसे बेच सकते हो? क्या क्यू आर को कार सेल कर सकता है? एक मिनट, खरीदी किसने है? नॉक डाउन टू क्यू, और उसने चेक देना है, और उसको बोला कि प्रॉपर्टी इन गुड्स तभी ट्रांसफर होगी जब चेक क्लियर हो जाएगा। हेलो? अरे कुछ समझ में आया? क्या बोला मैंने? बताओ क्या लिखेंगे? बताओ बताओ क्या लिखूं? कॉल ऑफ हैमर पे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, इसलिए किसके पास गुड टाइटल है? क्यू के पास। और क्यू ने उसको किसको बेच दिया? आर। तो बात ही खत्म हो गई, वैलिड प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हुई है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। एक क्वेश्चन बाकी रह गया। बाकी क्या रह गया? इसमें आया ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन आरटीपी का कर ले, है ना? तो आज आरटीपी का क्वेश्चन अगर आप देखने जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आरटीपी में कोई जबरदस्त क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूट गया है, क्योंकि आरटीपी अपन ने कर चुके हैं। खैर ठीक है, आरटीपी का एक क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा। टिल देन गुड बाय। बाकी की बातें करते हैं कल। कल अपना शेड्यूल क्या है भैया? कल अपने को कौन सा पढ़ना है?
तेरा दिन लॉइन क्या क्या पढ़ना है? कल अपना क्या टर्न है थियरी पढ़ने का? कंपनीज एक्ट है कि निगोशिएबल कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू हो रहा है? पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन बाकी हो तो कर लेंगे यार, कभी भी पार्टनरशिप एक्ट का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। चलो वो भी कर लेंगे क्या कल? कल पहले पार्टनरशिप भी निपटा लेते हैं, फिर परसों बात करते हैं बाकी। ठीक है, कल पार्टनरशिप भी निपटा लेते हैं। और फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पहले निगोशिएबल करवा दो। निगोशिएबल एक दिन का है, आप बोलोगे तो पहले निगोशिएबल कर लेंगे, उसमें क्या है? वन डे ओनली, जैसा आप बोलो। पहले कंपनी कर लेते हैं, कंपनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, 20 नंबर का आता है। पहले कंपनी करेंगे। चलो, बाय।